जब मैंने कॉलेज स्टार्ट करा देन मैंने सोचा इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट के एग्जाम की तरफ जाने के लिए। सो आपको थोड़ा सा आपको एप्टीट्यूड पे वर्क करना पड़ेगा, तो आप बाकी क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। एंड टेस्ट सीरीज आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपको प्रॉपर चॉइस ऑफ क्वेश्चंस सेलेक्ट करने में बहुत हेल्प करती है। हेलो गाइस, बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा शो जहां पर हम टॉपर्स को बुलाते हैं और उनसे सुनते हैं उनकी इंस्पिरेशन प्रिपरेशन जर्नी, जो आप सभी लोगों को इंस्पायर कर सके और एक सही पाथ दिखा सके जिस पर चलकर आप भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। तो आज के इस शो में मैं आपका होस्ट धीरज सरदाना, और आज हमारे साथ है विकल्प सैनी, जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में 2020 में AIR 23 और ESC 2021 में 25 ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। सुनते हैं उनसे कि कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी किस तरीके से बढ़ाई और किस तरीके से सारे हर्डल्स को क्लोज किया। वेलकम विकल्प। थैंक यू सर। विकल्प, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से आते हैं। सर, मैं बेसिकली रुड़की से बिलोंग करता हूँ एंड मेरी कंप्लीट एजुकेशन रुड़की से ही हुई है। देन मैंने जेईई का एग्जाम लिखा एंड उसके बाद मेरा एडमिशन NIT जयपुर में हुआ। एंड उसके बाद जब मैंने कॉलेज स्टार्ट करा देन मैंने सोचा इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट के एग्जाम की तरफ जाने के लिए। देन मैंने 3rd ईयर में कोचिंग शुरू करी एंड 4th ईयर में मैंने एग्जाम लिखा एंड देन सेम ईयर मेरा ESC में सिलेक्शन हुआ। एंड देन नेक्स्ट ईयर मैंने फिर से एग्जाम लिखा, क्योंकि एक गैप होता है बीच में, थोड़ा वो अनसर्टेन पीरियड होता है, दैट्स व्हाई मैंने दोबारा लिखा एंड इस साल 25th रैंक हासिल करी। विकल्प, जैसा कि आपने बताया आपने 3rd ईयर में ही मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, आप ऑलरेडी NIT से थे, तो क्या आपका रुझान नहीं था प्लेसमेंट्स वगैरह की तरफ, क्योंकि जनरली NITs में अच्छी कंपनीज भी आती हैं और मतलब उससे डिस्ट्रैक्शन भी होता है स्टूडेंट्स को कभी कभी कि भाई अभी एक मिल रहा है अपॉर्चुनिटी तो लेट अस ग्रैब इट। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा? सर, एक्चुअली कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट केवल टॉपर्स के अच्छे होते हैं, बट जो प्लेसमेंट मैं चाहता था, मैं प्राइवेट सेक्टर में, बुरा नहीं है प्राइवेट सेक्टर, बट प्राइवेट सेक्टर में जाना एक मोनोटोनस जॉब करना है, बट मेरे को एक ऐसी जॉब चाहिए थी जिसमें थोड़ा टेक्नो मैनेजरल जॉब रहे। देन मैंने रिसर्च करी एंड पता चला गेट में PSUs रिक्रूट करती हैं, बट जब गेट के लिए मैं प्रिपेयर करने गया तब मेरे को पता चला एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ESC के थ्रू आपको बहुत वाइड वेराइटी ऑफ रोल्स प्रोवाइड करती है। देन मैंने सोचा कि उसके लिए प्रिपेयर करते हैं कि अगर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा फील्ड वर्क मिले तो शायद एक्सपीरियंस, थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा रहेगा। तो मैंने ESC के लिए प्रिपेयर करना शुरू करा 3rd ईयर से। तो विकल्प, जब आप ESC के लिए तैयार कर रहे थे तो आपका मेजर कंसर्न इंजीनियरिंग सर्विसेज ही था या फिर गेट था? क्योंकि जनरली मैंने ऐसा देखा है कि मेजर कंसर्न स्टूडेंट्स का गेट रहता है, क्योंकि अगर वो गेट ESC की प्रिपरेशन शुरू भी करते हैं तो अक्टूबर नवंबर में आके उन्हें लगता है कि ESC का सिलेबस बहुत वास्ट है, वो नहीं हो पाएगा, और वो एकदम गेट को स्विच हो जाते हैं। और जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो मोर ट्रेंड टुवार्ड्स गेट हो जाता है। तो आपका मतलब क्या गेट की तरफ रुझान था ही नहीं, मतलब शुरू से ESC कर रहे थे या मतलब दोनों को साथ लेकर चल रहे थे? सर, एक्चुअली मेरे को ESC स्टार्टिंग में, जब मैंने फॉर द फर्स्ट 1 and 2 months मेरे को ESC का आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कोई एग्जाम एग्जिस्ट करता है। तो मैंने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी गेट के उसमें, तो कि गेट करेंगे। देन उसके बाद मेरे को पता चला ESC ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है, तो मैंने स्विच कर लिया कि गेट फॉर मी इज सेकेंडरी थिंग, तो गेट नहीं करते हैं, अभी ESC पे फोकस करते हैं। एंड मेरे पास टाइम भी है, तो जो बहुत ज्यादा सिलेबस है वो मैं कवर करूंगा। और थोड़ा थोड़ा आइडिया ऐसा था कि अगर मैंने ESC का सिलेबस कवर कर लिया तो ऑब्वियसली गेट का सिलेबस कवर हो जाएगा, बट फोकस मेरा कभी ऐसे नहीं था कि मैं गेट क्रैक करूं। इसलिए गेट में फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया तो अराउंड 4000 रैंक आई थी, जो इतनी अच्छी नहीं है, बट लेकिन ESC में फोकस पूरा ESC था। पेपर 1, पेपर 2 कैसे प्रिपेयर करना है वो सब पहले से मैंने स्ट्रेटेजी बना ली थी। देन उसके बाद उस पर जब अप्लाई करी स्ट्रेटेजी तो सक्सेस मिली। और विकल्प, जैसे कि आप जानते हैं कि गेट और ESC के सिलेबस में जो मेजर डिफरेंस आता है वो एक तो ESC पेपर 1 है, उसमें मैथ्स और एप्टी छोड़ दे तो 8 के 8 सब्जेक्ट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ गेट। और इसके अलावा टेक्निकल में भी अगर आप थर्मल वाला पोर्शन देखो तो उसमें RAC, IC इंजन, पावर प्लांट, ये गेट से काफी ज्यादा सिलेबस है, और 2 नए ऐड सब्जेक्ट भी हुए 2016 के बाद। सो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दोज थिंग्स, बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा अदर देन गेट,
मतलब गेट से बिल्कुल अलग है वो? सर जो पहले टेक्निकल वाला पार्ट है, एक्चुअली सबसे पहला मेन काम है कि उन चीज को आइडेंटिफाई करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के कि कितना पार्ट हमें और गेट से एक्स्ट्रा पढ़ना है, ताकि हम उसको प्रॉपर एक बार वो आइडेंटिफाई हो जाए, देन उसके बाद वो थोड़ा इजी रहता है, उसके मटेरियल्स वगैरह आप सर्च करना, एंड उसके बाद सर्च करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस पैटर्न पर चल रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। जो 2 नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि आपको थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करनी पड़ती हैं, देन मोस्टली स्टार्टिंग ऑफ द पेपर वो थोड़ा स्टैंडर्ड बुक से ही पूछा जाता है, कोई इतने एडवांस सवाल नहीं, क्योंकि नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं। तो ये मेरे माइंड में था कि ज्यादा एडवांस सवाल नहीं आएंगे, अगर मैं थोड़ा भी प्रिपेयर कर लूंगा तो हो जाएगा। फॉर द पेपर जीएस वाला पार्ट जो बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है एक्चुअली, तो उसमें ऐसा था कि मेरे साथ में जो ग्रुप में बच्चे थे, तो वो हर ब्रांच के बच्चे थे जो प्रिपेयर कर रहे थे एक्चुअली ईएस के लिए, ईएससी के लिए, एंड ये उसमें हमने ऐसे ग्रुप बनाया कि हम एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें वो सब्जेक्ट बोरिंग ना लगे, एंड उसकी वजह से काफी हेल्प हुई कि अगर आपके साथ कोई प्रेप कर रहा है, बट इवन आपके साथ अगर कोई प्रेप नहीं कर रहा है, तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी कि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे क्वालिटी हो गया, जैसे डिजाइन ड्राइंग हो गया, मैथ्स एप्टी हो गया, ये आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ नंबर 50-60 फिक्स नंबर आपको दे देंगे अगर आपने इन्हें ठीक से प्रिपेयर करा है। बाकी अदर देन हल्का सा आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग। सो आपको थोड़ा सा आपको एप्टीट्यूड पे वर्क करना पड़ेगा, तो आप बाकी क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी थी कि अराउंड 90 टू 100 मार्क्स अगर मेरे इसमें आ गए, दैट्स मोर देन इनफ, बाकी टेक्निकल में मैं अच्छा कर लूंगा। तो विकल्प, जैसा कि आपने बताया कि पेपर 1 में आपने इस तरीके से चीजें करी, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी थे जिनको देख के आपको लगता था कि ये तो नहीं ही करके जाऊंगा, या आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट जो बिल्कुल छोड़ दिया हो? कि सर एक्चुअली मैं ऐसा एडवाइस करूंगा नहीं कि कोई सब्जेक्ट छोड़ो, बट फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने पेपर दिया तो मैंने कहा था कि मेरे पास एक्चुअली टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट था, इसलिए मैंने जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट था वो छोड़ दिया। बट वो फॉर्चुनेट रहा मैं उसमें कि उस पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं, बट रीसेंट ट्रेंड्स में काफी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई छोड़ के जाए उस चीज को। और जैसे आपका जब ऑब्जेक्टिव निकला तो ऑब्वियसली कन्वेंशनल के लिए गए होंगे, तो कन्वेंशनल में जनरली स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, हमने देखा है। तो उस चैलेंज को आपने कैसे पास किया? सर एक जब कोविड आने के एक्चुअली कोविड आ गया था, जब मेंस का पेपर था तो वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया, तो मेरे को लगा शायद इस चीज को मैं अपने, जब लोग कह रही थी सब बेकार बेकार चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकता हूँ, जो मेरे को टाइम मिला है। तो उस टाइम पे मेरी स्ट्रेटेजी जो थी वो थी कि पहले तो मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूंगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसे उनका आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज पे बहुत फोकस करा, बट 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगी मेरे को मेंस में। एक तो थी आपकी एक्यूरेसी, सेकंड इज आपकी स्पीड। स्पीड बहुत मैटर करती है जब आप मेंस का पेपर लिख रहे हो, क्योंकि मेरे जब मैंने 2020 में पेपर दिया, इवन 2021 में भी पेपर दिया, हमेशा ऐसा हुआ है कि एक क्वेश्चन हमेशा छूटा है। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा स्पीड पे वर्क, थोड़ा एक्यूरेसी पे वर्क, कि अगर आप कर लें तो बहुत अच्छे से हो सकता है। एंड थोड़ा सा मेंस में आपको प्रीलिम्स से हार्ड वर्क बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मेरे पास एक्चुअली क्योंकि कोविड की वजह से कॉलेजेस वगैरह बंद हो गए थे, एंड तो मेरे पास काफी टाइम था, तो एट मैक्स मैं 15 से 17 घंटे भी पढ़ा हूँ मेंस के लिए। तो वो थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा हार्डवर्क एक्स्ट्रा आपको पुट ऑन करना पड़ेगा अगर आपको मेंस क्रैक करना है तो। और जैसे आपने मेरे ख्याल से 2 बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का नाम लिया है, लास्ट भी एक बार फिर से, तो इट मींस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल मानते होंगे अपनी प्रिपरेशन में। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपने मतलब किए थे, उसका बेनिफिट आपको मिला कि नहीं? और इसके अलावा क्या गेट के प्रीवियस ईयर्स का भी ईएससी में कुछ बेनिफिट है? यस सर, मैं गेट का जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको थोड़ी आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि अगर आप गेट की क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो ट्राई करना कि जो बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन हो सके, वो अगर आप ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ईएससी में कैलकुलेटर जनरली अलाउड नहीं होता, तो आप उनको करें तो उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। इवन वाइस वर्सा भी हेल्प होता है कि इवन अगर आपने ईएससी के प्रीवियस ईयर लगाए हैं, जैसे अभी हुआ था 2 क्वेश्चन डायरेक्ट कन्वेंशनल मेंस कन्वेंशनल के आए थे गेट में, तो वो भी आपको हेल्प करते हैं वाइस वर्सा। तो आपको मैक्सिमम प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए। एंड प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं ईएससी के लिए, आपको एटलीस्ट कम से कम 3 बार तो लगाने चाहिए
कि आपको टिप्स पे हो क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये होना चाहिए, और आंसर नहीं, इवन आपको मेथड पता होना चाहिए कि मेरे को ज्यादा सोचने में टाइम ना लगे कि ये क्वेश्चन है, मैं ये मेथड से सॉल्व करके उसे तुरंत सॉल्व कर सकता हूँ। और जैसे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड हुए जैसे रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स है, तो इन पर आपने कैसे कमांड की, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स क्योंकि एक तो नए ऐड हुए और हर स्टूडेंट की कमांड में नहीं होते, और इसके रिसोर्सेज भी ऑब्वियसली कम है क्योंकि ये नए सब्जेक्ट्स हैं, तो इन पर आपने कैसे कमांड की? सर रिन्यूअल के लिए मैं बोलूंगा कि मैंने एक्चुअली 4th ईयर में मेरे इलेक्टिव्स होते हैं, तो एक्चुअली मैंने इलेक्टिव ही रिन्यूअल का ले लिया था जो कि अवेलेबल था। तो मैं उस चीज में फॉर्चुनेट मानूंगा अपने आप को कि मेरे पास वो वाले रिसोर्सेज थे कि मैं उससे प्रिपेयर कर पाऊँ, एंड मोस्ट ऑफ द पेपर उन्हीं रिसोर्सेज से बन के आया था क्योंकि नया सब्जेक्ट था। एंड फॉर मैकेट्रॉनिक्स आई रेफर्ड सम स्टैंडर्ड बुक्स जो कि बहुत इजी था प्रिपेयर करना, बट अब रिसेंट ट्रेंड्स में थोड़ा एडवांस में जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा एडवांस मटेरियल रेफर करने जरूरी है। तो आपने पहले AIR 23 फिर 25, yes, तो 23 हासिल करने के बाद जनरली स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि जैसे फर्स्ट टाइम आपने निकाला फिर सेकंड टाइम निकाला, तो ऑब्वियसली मतलब उतना नहीं पढ़ना पड़ता जब आप दूसरी बार दे रहे होते हो, तो मतलब क्या था उस समय, आपने ज्यादा मेहनत करी थी या कम की थी या सिर्फ एक रिवीजन के साथ चले गए थे? सर एक्चुअली ये लोगों को लगता है कि अब एक बार आप रैंक लिया है तो आप बिना पढ़े दोबारा क्रैक कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स के लिए भी मैं 1 महीने 1.5 महीने बहुत अच्छे से पढ़ा था, एंड उसमें मैंने दोबारा प्रीवियस ईयर मैं कई बार लगा चुका था एक्चुअली, बट स्टिल मैंने प्रीवियस ईयर लगाए, थोड़े से रिसोर्सेज अलग स्टैंडर्ड बुक्स भी रेफर करी। एंड मेंस के लिए भी मैं ऑलरेडी 3 मंथ्स थे, उसमें से 2.5 मंथ्स पढ़ा था, बट ऐसा नहीं है कि आप एक बार रैंक लिया है आप दोबारा इतनी इजीली ला सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा आपको आइडिया होता है कि कैसे प्रिपेयर करें, कैसे अच्छे से ऑप्टिमाइज तरीके से क्वेश्चन लगाएं, तो वो एडवांटेज जरूर रहता है सर। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्ट सीरीज इन योर सक्सेस? सर टेस्ट सीरीज का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मानता हूं मैं, क्योंकि एक्चुअली जब मैं स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज देता था, जब मैंने मैं प्रीलिम्स की बात करता हूं पहले, कि प्रीलिम्स की जब मैंने टेस्ट सीरीज दी तो सर मेरी रैंक कहीं आसपास अंडर 500 भी नहीं आती थी। तो मैं उस चीज को लेके बहुत ऐसे हो जाता था कि अब तो क्या ही होगा, अब नहीं हो सकता मेरे से। बट मैंने कहा कि मैं लोगों से कंपेयर नहीं करता हूँ, मैं खुद को इम्प्रूव करता हूँ, मैं रैंक अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। तो मैं खुद को इम्प्रूव करता रहा कि अब 500 है, अगली बार मेरे को टारगेट रखता हूँ अंडर 400 लाने का, अगली बार टारगेट रखता हूँ 300 लाने का। तो ऐसे ऐसे जनरली इम्प्रूव होती गई। एंड टेस्ट सीरीज आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपको प्रॉपर चॉइस ऑफ क्वेश्चंस सेलेक्ट करने में बहुत हेल्प करती है। इवन इन मेंस, जैसे मैंने बताया कि जब मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दी थी उससे पहले मैं काफी कॉन्फिडेंट रहता था कि मैं कर लूंगा, बट जब टेस्ट सीरीज आई तो पहले टेस्ट में मेरे 3-4 क्वेश्चंस छूट गए थे, तो मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा स्पीड पे, थोड़ा एक्यूरेसी पे, थोड़ा फास्ट वर्किंग पे वर्क करना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज ने वो बहुत हेल्प करी है। तो मेरे को एक आइडिया, एक एनवायरनमेंट जो आपको टेस्ट सीरीज देती है, तो वो मेरे को मिला, एंड उसकी वजह से ही मैं मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाया था। और जैसे कि आप जानते हैं पहले तो प्री मेन सब एक साथ होता था, तो 3 दिन में पेपर खत्म। अब तो क्योंकि बीच में एक अच्छा खासा गैप होता है, तो पहले जैसे आप प्रिपरेशन करते थे और प्री और मेंस के बीच में जो गैप होता है, तो हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर बोथ प्री एंड मेंस टुगेदर, और मेंस के लिए वो बीच का समय आपने यूटिलाइज किया था? सर प्रीलिम्स के लिए भी प्रीलिम्स के पहले भी मैं मेंस का थोड़ा थोड़ा देखता रहता था, कि क्योंकि कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्ट जो होते हैं, जो ऐसा लगता है कि केवल मेंस में ही आएंगे, बट वो आपके कंसेप्ट जो है ना, वो आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करते हैं। तो मैंने डेडिकेटेडली, नॉट फॉर मेंस, बट थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया लेता था कि हाँ मेंस में ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। बट जैसे एक बार प्रीलिम्स हुआ तो वो गैप मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा कि मैं अब इसमें पूरा फोकस, मेंस फोकस्ड ही करूंगा। और अगर कोई स्टूडेंट गेट और ESC दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि दोनों के लिए डिफरेंट जो टेस्ट सीरीज है दोनों को करना चाहिए, या सिर्फ किसी एक एग्जाम से काम चल जाएगा? सर दोनों एग्जाम थोड़े, एनवायरनमेंट जो आपको प्रोवाइड करता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे गेट के एग्जाम में आपको कैलकुलेटर का बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करना आना चाहिए, तो आपको गेट की भी टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। ESC की टेस्ट सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट कि हैंड कैलकुलेशन, आपको फॉर्मूला, आपको इवन थियोरेटिकल क्वेश्चंस ESC में बहुत ज्यादा आता है। बट इसलिए आपको थियोरेटिकल अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और तो आप ESC की टेस्ट सीरीज एंड हैंड कैलकुलेशन दोनों को टारगेट कर रहे हैं, तो दोनों टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, सो विकल्प, जैसे आपने ESC के लिए मतलब फर्स्ट ऑलरेडी 23-25 ये रैंक लाए,
तो कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंटल चॉइस भी थी ज्वाइन करने के लिए, या फिर बस ये था कि ईएससी निकल जाए, आफ्टर दैट आई विल थिंक? सर स्टार्टिंग में ऐसा था कि रेलवेज के लिए सब प्रिपेयर करते हैं, तो 2020 में रेलवेज के लिए मैंने प्रिपेयर करा। बट आफ्टर प्रीलिम्स थोड़ा सा ऐसा लगा कि जब आफ्टर प्रीलिम्स रेलवेज की वैकेंसी चली गई तो ऐसा लगा कि अब क्या होगा। बट एक मोटिवेशन था कि करते हैं, आप हम जो भी होगा अब देखा जाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं हुआ था तो इस वजह से। तो फिर जब चॉइसेस आई, जब पता चले कि ये डिपार्टमेंट्स हैं, तो कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स थे जो लोकेशन और जो अपॉर्चुनिटीज वाइज बहुत अच्छे थे, जिसमें एक्सपोजर ज्यादा था, तो वो मैंने टॉप पे रखे। इसलिए मैंने थोड़ा सा डिपार्टमेंट अपना अपग्रेड करने के लिए दोबारा ईएससी दिया था, कि लोग पूछते हैं कि ईएससी क्यों दिया था, तो बहुत और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए मैंने ईएससी दिया था। और ऐसी कोई हर्डल्स जो आपकी प्रिपरेशन में आई हो, क्या आपको बीच में ऐसा कभी लगा था कि बस यार नहीं हो पाएगा, छोड़ देना चाहिए, कुछ डर लगता था? सर एक्चुअली जब प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद रेलवेज ने वैकेंसीज वापस ली, तब मैंने प्रिपरेशन बिल्कुल ऐसे छोड़ दी थी। मतलब रिजल्ट नहीं आया था प्रीलिम्स का, बट मैंने होप छोड़ दी थी कि अब तो नहीं होगा और पॉसिबल भी नहीं है। बट प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद भी मेरे को ऐसा लगा कि यार ये पॉसिबल नहीं है, अब तो नहीं हो पाएगा। बट उसके बाद जब जिस कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, उन्होंने भी मेरा ऑफर रिवोक कर दिया कि अब ये हम कोविड की वजह से नहीं ले सकते। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि अगर मैं अब बैठ गया तो शायद एक गैप ईयर आ जाएगा, एंड शायद अब पॉसिबल नहीं है इसके बाद भी मेरे को जॉब मिलेगी, क्योंकि कोविड में सबकी जॉब जा रही थी। मैंने कहा अब जॉब चाहिए, अब कुछ भी करके मेरे को ये निकालना है। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि मेरे को अब कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठ सकता। इसलिए विकल्प, मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए जो आगे प्रिपेयर कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के लिए 23 में, तो उनके लिए अगर आप कुछ फाइनल वर्ड्स कहना चाहें या कुछ सक्सेस मंत्रा उनको देना चाहें तो। द ओनली सक्सेस मंत्रा जो मैं देना चाहूंगा वो केवल यह है कि हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं पे आप डिमोटिवेट भी होते हैं तो भी आपको एक ऐसा लगे रहना चाहिए कि आप कर सकते हैं। आपको एक मन में होप नहीं छोड़नी चाहिए, एंड कंसिस्टेंट वर्क हमेशा एंड हार्ड वर्क हमेशा आपको पे ऑफ करेगा। यही सक्सेस मंत्र मैंने फॉलो करा है, तो आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। एंड टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत डिलीजेंटली, बहुत केयरफुली देखना, एंड उसके बाद सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, एंड यही आपको सक्सेस दिला सकता है। ओके, एक और क्वेश्चन विकल्प, जैसे जनरली आजकल शॉर्ट नोट्स की बहुत आंधी उड़ी हुई है, तो क्या आपने भी शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे, और क्या वो रियल में जरूरी होते हैं? अगर नहीं तो हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड? सर मैं मानता हूं कि शॉर्ट नोट जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी को चाहिए होते हैं, किसी को नहीं चाहिए होते। मेरे लिए, फॉर मी, मैंने जो मेरे नोट्स थे उन्हीं को मैंने 4 बार रिवाइज करा, एंड वही शॉर्ट नोट्स बन गए थे। तो मेरे को कभी ऐसे शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ी नहीं। तो क्योंकि मेरे को आइडिया था कि मेरे को क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं, 5 बार नोट्स पढ़ के कि क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं, तो मेरे को क्या बार बार रिवाइज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स मैं ये नहीं कहूंगा कि जरूरी है, बट डिपेंड करता है। इफ यू कैन go with your regular notes, so that's means if you have the habits to write again and again, then definitely आप जा सकते हो, otherwise it's your choice, कोई कंपल्शन नहीं है, मतलब आपने नहीं बनाया था। नहीं सर, मैंने नहीं। ओके, सो विकल्प, एक और चीज, जनरली ऐसा कहा जाता है इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, जब भी कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर करता है तो लोग गेट के लिए जनरली क्लास नोट्स ही फॉलो करते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जनरली लोग बोलते हैं कि यू नीड टू गो विद द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, तो उसके लिए आपका कोई व्यू पॉइंट? सर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मैंने खुद जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 14-15 टेक्निकल में, मैंने खुद 2 या 3 सब्जेक्ट्स के लिए ही स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करी हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स जरूरी नहीं है, बट आपके पास एक ऑथराइज्ड प्रॉपर रिसोर्स होनी चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सको कि ट्रस्ट वर्दी रिसोर्स है। तो मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं स्टैंडर्ड बुक देखूं। तो मैंने खुद केवल 2 या 3 सब्जेक्ट्स के लिए, जो थोड़े मेरे को डिफिकल्ट पड़ते थे सब्जेक्ट्स, केवल उनके लिए स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करी हैं। बाकी किसी के लिए आज तक मैंने स्टैंडर्ड बुक्स रेफर नहीं करी। मींस अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम महसूस हो रही है क्लास नोट्स के बाद, या क्वेश्चन नहीं बन रहे, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। ओके, सो थैंक्स विकल्प, आप यहाँ पर आए और आपने अपने इम्पोर्टेंट जो भी आपकी जर्नी है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। तो आई डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट होगा इससे, और वो भी आपकी चीज़ों को फॉलो करके वो भी मे बी द नेक्स्ट स्पॉटलाइट का हिस्सा बनेंगे नेक्स्ट ईयर। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। सो गाइस, ये थे विकल्प, आपने देखा इनकी सक्सेस जर्नी जो आपने सुनी,
उससे जो मेन चीजें निकल कर सामने आई वो ये है मेजरली कि एक तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, और जैसे कि आप देख सकते हैं वो फाइनल ईयर के दौरान उन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाला, तो ये चीज कहीं ना कहीं शो करती है कि असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। जनरली लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसा एग्जाम तो ड्रॉप मार कर ही निकलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसा कि आपने कुछ और चीजें भी सुनी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस है और 2 से 3 बार कम से कम आपको करने चाहिए, और कन्वेंशनल का इंपॉर्टेंस आपने सीखा, और आपने ये भी सीखा कि किस तरीके से बैलेंस बनाने की जरूरत है, और जब भी एग्जाम्स के बीच का गैप है उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है, और बुक्स का यूज कैसे करना है। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम लगे, आपको लगे कि हाँ इन टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे, फॉर दैट यू कैन गो फॉर दैट। सो ये सारी चीजें, और बाकी डेफिनेटली सारी चीजें हर स्टूडेंट के लिए वैलिड नहीं होती। मे बी आप में से कुछ सेल्फ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए टेक्स्ट बुक का रोल अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी चीजें आपको लगता है कि आप इनसे अडॉप्ट करके अपनी प्रिपरेशन जर्नी को बना सकते हैं अच्छा, और एक अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। सो गाइस, फॉर सच सक्सेस स्टोरीज कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस विद बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट।